हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपके 5th यूनिट का ये चैप्टर है। पूरी यूनिट जो है वह इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत आपको कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा। हम बड़े विस्तार से देखेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है और व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं हैं वह अलग अलग स्तर पर यानी भारतीय विचारकों ने तथा जो पाश्चात्य यानी जो फॉरेनर्स जितने भी रहे उन्होंने व्यक्तित्व की क्या परिभाषा दी है, व्यक्तित्व को कैसे मापा जाता है या किस प्रकार से ये मापने योग्य है या नहीं। इसके अलावा व्यक्तित्व के प्रकार तथा व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण होते हैं, इन सभी जो कंटेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी जो अच्छी परिभाषा दी जाती है वह आपके आलपोर्ट द्वारा दी जाती है। व्यक्ति के अंदर भीतर जो उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करता है। परिभाषा का जो गूढ़ अर्थ है वो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि पर्सनैलिटी क्या है। तो पर्सनैलिटी को हम इस प्रकार से डिस्कस करते हैं कि उन सभी मनो एंड दैहिक का अर्थ होता है साइको फिजिकल ट्रेट्स जो है, यानी हम क्या सोचते हैं या हम किस प्रकार से दिखते हैं, या फिर अगर हम इस प्रकार से कहें कि एक व्यक्ति के अंतर्गत दो प्रकार के गुण होते हैं। एक वे गुण होते हैं जो हमें सामने दिखाई देते हैं, जैसे कि हम उसका आकार देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कह सकते हैं कि चेहरा कैसा है, वह गोरा है या काला है, कद काठी किस प्रकार की, ये जो है ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव जो गुण है एक व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वालिटेटिव गुण पाए जाते हैं जो दिखाई नहीं देते, जैसे कि उसके विचार, उसके भाव, उसके समझने का तरीका, जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, जो कह सकते हैं ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव गुण होते हैं जिसको कह सकते हैं मेजर नहीं कर सकते, उस प्रकार के यानी दोनों ही यानी मनो एंड दैहिक यानी उसके शारीरिक तथा उसके मन के अंतर्गत पाए जाने वाले गुणों का गत्यात्मक संगठन। अब गत्यात्मक संगठन का अर्थ होता है कि इस प्रकार का जो ये कंपोजिशन है वह एक प्रकार का डायनामिक कंपोजिशन है जिसके अंतर्गत ये व्यक्तित्व के ये जो ट्रेड्स है ये बदलते रहते हैं, यानी व्यक्तित्व जो है वह बनता रहता है, व्यक्तित्व में चेंज होता है, मॉडिफाइड होता रहता है, इनहेंस होता रहता है, उसमें कुछ नई चीजें जुड़ती रहती हैं, तो कुछ चीजें जो है उसके अंतर्गत लोप होता रहता है, यानी उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब ये सब चीजें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, अब ये जो चीजें हैं जो परिवेश के प्रति यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट होने वाले उसके अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। यानी आप अपने जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में आप किस प्रकार से अपने आप को अडॉप्ट करोगे या आप उस एनवायरमेंट के साथ किस प्रकार से अनुकूलन करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, ये डिपेंड करता है कि आपके अंतर्गत जो है वह किस प्रकार के मनोदैहिक यानी साइको फिजिकल जो ट्रेड्स हैं वह आपके अंदर पाए जाते हैं, यानी आपके अंदर जो शारीरिक गुण किस प्रकार के हैं, आपकी वैचारिक क्षमता या फिर आपके कह सकते हैं कि जो मानसिक क्षमता है वो कितनी है या कैसी है, ये सब मिलकर जो है आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करते हैं। तो ये आलपोर्ट की जो सबसे अच्छी परिभाषा ये मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के विकास ने व्यक्तित्व की पुरानी धारणाओं को बदल दिया है, यानी पुराने जो कॉन्सेप्ट चलते थे वह बदल चुके हैं। व्यक्तित्व का आधार क्या हो, यानी किस बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करें कि फला व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की है, ये काफ़ी जटिल प्रश्न बन गया। तो इसी जटिल प्रश्न को दूर करने का जो प्रयास किस प्रकार से किया गया है कि उन्होंने विभिन्न रूपों और दृष्टिकोणों से व्यक्तित्व का अध्ययन किया और व्यक्तित्व की प्राचीन अवधारणाओं को समाप्त कर एक नवीन अवधारणा को स्थापित किया। यानी जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझकर और ये जानने का प्रयास किया है कि हम किन कौन सी चीज़ों को हम जो हमारे पर्सनैलिटी है उसके अंतर्गत रखा जा सकता है। इसी प्रकार से परिभाषा जिस प्रकार से यहाँ पर दे रखी है कि गैरिसन एंड कॉल सी और अन्य ने लिखा है कि व्यक्तित्व संपूर्ण मनुष्य है, यानी व्यक्तित्व के अंतर्गत हम कुछ 2-4 चीज़ों को नहीं रख सकते, ये संपूर्ण मनुष्य के अंतर्गत यानी पूरे मनुष्य के अंतर्गत जो भी विशेषताएं पाई जाती है उन सभी को हम उसको व्यक्तित्व का हिस्सा मानते हैं। उसकी स्वाभाविक अभिरुचि यानी वह नेचुरली किस प्रकार का
इंटरेस्ट रखता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, भूतकाल में अर्जित किए गए ज्ञान यानी उनने जो लाइफ में जो भी अपना नॉलेज गेन किया है, इन कारकों का संगठन यानी ये जितने भी जो फैक्टर्स है इनका कंपोजिशन और उसका कह सकते हैं कि जो समन्वय, व्यवहार, प्रतिमान, आदर्श, मूल्य, अपेक्षाओं, इन सभी विशेषताओं से ये पूर्ण होता है। यानी केवल और केवल 2-4 चीज़ें मिलकर हमारे व्यक्तित्व को डिसाइड नहीं करता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर्सनैलिटी इज द वॉल मैन, his inherited aptitude and capacities, all his past learning, the integration and synthesis of these factors into characteristics, behavior patterns, his ideals, his values, his expectations, ये सब मिलकर जो है किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है केवल जो कह सकते हैं कि सामने देख कर ही हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में डिसाइडेशन नहीं कर सकते हैं। व्यक्तित्व कोई स्थायी प्रत्यय नहीं है। स्थायी प्रत्यय नहीं है का अर्थ होता है कि जो व्यक्तित्व होता है वह डायनेमिक है। अब डायनेमिक किस प्रकार से, यानी ये चेंज रहता है, चेंज होता रहता है समय अनुसार, उसमें कह सकते हैं व्यक्तित्व का स्वरूप बदलता रहता है, पुरानी चीज़ें लोप हो जाती है, नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं। वास्तव में व्यक्तित्व उस ढंग को कहता है, यानी ढंग यानी व्यक्तित्व क्या है, एक प्रकार का तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवेश के साथ अनुकूलन करता है, यानी अपना जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के साथ उसका एडप्शन किस तरीके से होगा ये उसका व्यक्तित्व जो है वह डिसाइड करेगा। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का अपने परिवेश के प्रति समुचित अनुकूलन है तो उसका व्यक्तित्व उत्तम है। यानी हम एक साधारण तौर पर कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ आसानी से सेट हो जाता है या आसानी से कह सकते हैं कि वह एडजस्ट हो जाता है, इसका मतलब हो गया कि वह काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं। हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाला हम उसे मान सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के अपने परिवेश के साथ भिन्न प्रकार का अनुकूलन होता है, यानी हर व्यक्ति जो होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ जो उसका रिलेशन है या फिर उसके साथ इंटरेक्ट होने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। इसी कारण से उनका व्यक्तित्व भी भिन्न भिन्न माना जाता है। यानी आप अपने समाज के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि समाज में किसी प्रकार की बात चली है और उस बात का इंटरप्रिटेशन या फिर वो जो कह रहा है उसका समाज क्या इंटरप्रिटेशन निकालता है, वह समाज के साथ किस प्रकार से एडजस्ट होता है या दूसरों के साथ उसका किस प्रकार का व्यवहार होता है या वह उसके साथ दूसरे किस प्रकार के व्यवहार करता है, ये सब कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है और अलग अलग तरीके से व्यक्ति अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। एडजस्टमेंट के 2 ही तरीके होते हैं, या फिर तो बदल जाओ या फिर बदल दो, यानी सामने वाली परिस्थिति को बदल कर भी हम उसको अपने अनुकूल परिस्थिति करने का प्रयास करते हैं, या फिर जो सामने वाली जो परिस्थिति है उसके अनुसार ही अपने आप को ढालकर हम इस प्रकार से अपने आप को उसके अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से उनका व्यक्तित्व भिन्न भिन्न माना जाता है। व्यक्तित्व सदैव ही व्यवहार द्वारा ज्ञात होता है, यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है उसको हम कह सकते हैं कि हमेशा माप नहीं सकते, यानी ज़्यादातर जो व्यक्तित्व रहता है वह क्वालिटेटिव रहता है, वह नापा या तोला नहीं जा सकता। लेकिन जब हम व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ हमारा किस प्रकार का व्यवहार है, दूसरे हमारे व्यवहार से कितने ज़्यादा प्रभावित होते हैं या फिर हम दूसरों के साथ किस प्रकार कितने जल्दी तरीके से ढल जाते हैं, ये सब जो है हमारे व्यवहार के द्वारा डिसाइड होता है और इसी में हमारे व्यक्तित्व की जो झलक है वह दिखाई देती है। व्यवहार व्यक्तित्व का बाहरी रूप है, यानी आपका जो व्यवहार है वह आपके व्यक्तित्व का बाहरी रूप है, यानी आपके अंदर किस प्रकार का व्यक्तित्व है ये कौन डिसाइड करेगा, आपका बिहेवियर, आप दूसरों के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हैं ये तय करेगा कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का। हम कहते हैं ना कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बोल रहा है तो बोलने से ही हम भांप लेते हैं कि इसकी जो टोन है, इसके द्वारा जो प्रयुक्त शब्दों का जो यूज किया गया है बोलते समय, उसके आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। आगे है कि व्यवहार में जितना अधिक संकलन इंटीग्रेशन होगा उतना ही सुदृढ़ व्यक्तित्व माना जाएगा, यानी हमारा व्यक्तित्व कितना स्ट्रांग होगा ये डिसाइड करता है कि हम कितना इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है कि हम हमारे साथ, यानी कह सकते हैं हम हमारे जितने भी जो है यानी हमारी संवेगात्मक या फिर हमारे सामाजिक व्यवहार है या फिर हम हर प्रकार से जो हमारा बिहेवियर है दूसरों के साथ, उनके साथ हम किस प्रकार का समन्वय स्थापित करके प्रस्तुत करते हैं, वो जो जितना ज़्यादा समन्वय स्थापित कर सकता है वही जो कह सकते हैं सुदृढ़ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना
जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पर्सोना शब्द, यहाँ पर देखिएगा पर्सोना शब्द ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द माना जाता है। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। मुखौटा यहाँ पर आगे आएगा। मुखौटा का अर्थ होता है कि आपको जो मास्क लगाते हैं, मास्क से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि हमने कहा ना कि हर व्यक्ति में कह सकते हैं कि एक अंदर एक व्यक्ति छुपा रहता है, तो वह कह सकते हैं वो अंदर छुपा रहता है। जैसे कि जो लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं है। हम ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जैसा दिखाई देता है अंदर से उसका व्यक्तित्व नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि सामने से बिल्कुल एक ढुलमुल सा व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि जो व्यक्ति होगा वो काफ़ी कमज़ोर होगा, उसको बोलना नहीं आएगा। कई बार जो कह सकते हैं कि इस प्रकार की अभिलक्षण प्रतिभाएं जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। तो जो पर्सोना है उससे कह सकते हैं कि पर्सनल, देखिए पर्सोना जो शब्द है उसे पर्सनैलिटी शब्द बना है। तो इस शब्द का अर्थ बदलता गया। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में रोम के प्रसिद्ध लेखक और कूटनीतिज्ञ जो सिसरो नाम के थे, उन्होंने इसका जो प्रयोग यानी पर्सनैलिटी जो है वह किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया गया है कि पर्सनैलिटी क्या है? जैसा एक व्यक्ति दूसरी को दिखाई देता है पर वैसा वह नहीं है, ये उसकी पर्सनैलिटी। यानी सामने से वो दिखाई दे रहा है वैसा वह नहीं है, अंदर से कुछ और है, दिखता कुछ और है, वह उसकी पर्सनैलिटी है। ये उस समय की बात है, पहली शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। वह कार्य जो जीवन में कोई करता है, जैसे कि दार्शनिक, तो दार्शनिक जो है वह भी कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी के संदर्भ में यूज किया जाता है कि दार्शनिक जो होते हैं वो अलग प्रकार की एक व्यक्तित्व को दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं। व्यक्तित्व गुणों का संकलन है, यानी व्यक्तित्व के अंतर्गत बहुत सारे गुण जो है उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं जो एक मनुष्य को उसके कार्य के योग्य बनाता है। यानी उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो हर प्रकार के कार्यों को करने योग्य बन जाते हैं। विशेषता और सम्मान जैसा कि लेखन शैली के अंतर्गत होता है, तो विशेषता और यानी जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है उसके अंतर्गत विशेषताएं होती हैं कई प्रकार की, सम्मान भी मिलता है उसको, जगह जगह पर मिलता है। लेखन शैली जो है उनकी काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। इस प्रकार 13वीं शताब्दी तक, पहली शताब्दी में यह तो अर्थ था, अब 13वीं शताब्दी में क्या अर्थ हो गया? तो 13वीं शताब्दी के तक पर्सोना शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों के अंतर्गत होता रहा। 14वीं शताब्दी की बात करें तो मनुष्य की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए एक नए शब्द की आवश्यकता महसूस की गई। यानी मनोवैज्ञानिकों ने महसूस किया कि हम इसको क्या शब्द दें जो उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करे कि ये व्यक्ति किस टाइप का है। तो इसके लिए उन्होंने पर्सोना शब्द को पर्सनैलिटी शब्द के अंतर्गत कन्वर्ट किया। यानी जो पर्सोना है जो एक्चुअली में जो होता है मास्क से काफ़ी नज़दीक है, तो उस शब्द को उन्होंने पर्सोना से पर्सनैलिटी शब्द जो है वह जो है वहाँ पर बनाया और उसी से कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो शब्द है वह आपके प्रचलन के अंतर्गत आया। तो ये पूरा इतिहास है जिसके अंतर्गत हम पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्यक्तित्व का क्या नेचर होगा। नेचर यानी उसका वो कैसा दिखता है, ये व्यक्तित्व जो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर दिखेंगे। तो व्यक्तित्व के अर्थ और स्वरूप को हम 3 आधारों पर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं में भिन्नता देखना, यानी व्यक्तित्व की क्या प्रकृति है कि व्यक्तित्व संबंधी विभिन्न परिभाषाओं में, यानी हर जो परिभाषा होती है व्यक्तित्व की वह एक दूसरे से अलग होती है। व्यक्तित्व की अवधारणा की एक अवधारणा का चयन करना है, यानी पूरा जितने भी जो कॉन्सेप्ट है उसमें से एक कॉन्सेप्ट जो है वह स्वीकार करना। सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी होगी जो संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित करना है उसको निश्चित करना, ये इसकी एक आधार है जिसके आधार पर व्यक्तित्व के अर्थ और स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो व्यक्तित्व का जो प्राचीन मत, अब प्राचीन मत और नए मत दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सबसे पहला जो है वह है व्यक्तित्व का प्राचीन मत। अब प्राचीन मत क्या कहता है? व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी शब्द के पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना, अभी हमने कहा, जिसका अर्थ होता है मास्क या नकली चेहरा या मुखौटा। इसी पर्सोना से ये शब्द बना है जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। अब सिसरो ने, अभी हमने डिस्कस किया था कि पर्सोना शब्द को इस प्रकार से बताया है कि भूमिका के अनुसार चेहरे बदलना, यानी कोई व्यक्ति जो है वह कह सकते हैं कि सज्जन होगा या दुर्जन होगा या
कूटनीतिज्ञ होगा, राजनीतिज्ञ होगा, तो ये सब जो है वो अलग अलग चेहरों के रूप में दिखाई देता है। जैसे कि एक वकील होता है, उसका जो सोचने समझने का जो तरीका होता है अलग, पुलिस वाले का अलग होता है, नेता का अलग होता है, एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का अलग होता है। तो ऐसा लगता है कि सभी ने जो है अलग अलग प्रकार के मुखौटे पहन रखे हैं और सभी जो है अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। यानी दिखने में सारे इंसान हैं, लेकिन उसके अंदर जो छुपा हुआ है वह एक अलग प्रकार की पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। तो चेहरे बदलना, फिर है उपयुक्त भूमिका के आधार पर संपूर्ण व्यक्तित्व की भूमिका बनाना। अभी हमने डिस्कस किया कि वह किस से बिलोंग करता है। राजनेता है तो राजनेता के हिसाब से वह अपने व्यक्तित्व की भूमिका बनाने का प्रयास करेगा। भूमिका के आधार पर गुणों का विकास करना, जिस प्रकार की उसकी भूमिका है वैसे ही गुणों का प्रयास करना। जैसे कि कोई नेता है तो नेता के अंतर्गत जो इस प्रकार के गुण होने चाहिए, यानी सभी की जो बातें हैं उसके अंतर्गत हाँ बढ़ना, या फिर जो अपोजिट पार्टी है उसमें हमेशा दोष निकालने का प्रयास करना, जनता के बीच इस प्रकार का व्यवहार करना कि उससे बड़ा हितैषी कोई उनका है ही नहीं। इस प्रकार के जो है गुणों को वो विकसित करने में ध्यान देते हैं। ये केवल नेता का नहीं है, डॉक्टर का, पुलिस का, हर एक जो है वह भूमिका को इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से निर्वहन किया जाता है। एक नवीन व्यक्तित्व को धारण करना जो वास्तविक से सर्वथा भिन्न है, यानी इनका जो प्रयास रहता है कि जो पर्सनैलिटी, हर पर्सनैलिटी जो होती है वह दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, और ये प्रयास भी रहता है कि इसको अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए। अब एक व्यक्तित्व के क्षणिक परिवर्तित स्वरूप को, यानी जो व्यक्तित्व है और उसके अंतर्गत जो बहुत शॉर्ट टाइम के अंतर्गत जो चेंजेज आते हैं, तो उसको वास्तविक व्यक्तित्व मानना गलत है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई व्यक्ति है जो कह सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कह सकते हैं कि वह इस प्रकार का बिहेवियर करता है जो उसके बिहेवियर को सूट नहीं करता है, तो उससे हम ये आइडेंटिफाई या जज नहीं कर सकते कि ये जो बालक है या ये जो व्यक्ति है वह उस व्यक्तित्व का नहीं है, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। तो अतः आज व्यक्तित्व की नवीन अवधारणा का उदय हुआ है जो संपूर्ण शक्ति और क्षमताओं का सम्मिश्रण, यानी आज का जो कॉन्सेप्ट चलता है वह उसकी पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी, इन दोनों को कह सकते हैं कि मिश्रित रूप के अंतर्गत देखा जाता है। आधुनिक मत क्या कहता है? तो आधुनिक मत तो कहता है कि व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों अलग अलग शब्द हैं। व्यक्ति को व्यक्तित्व से नहीं जोड़ना, व्यक्तित्व सारे ही हैं लेकिन व्यक्तित्व जो है वह उसके अंतर्गत जो पाई जाने वाली विशेषताओं को बिलोंग करता है। यानी व्यक्ति जो है वह एक फिजिकल पर्सन है, ये उसको हम क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंतर्गत देख सकते हैं, लेकिन व्यक्तित्व जो है वह क्वालिटेटिव अप्रोच के अंतर्गत गिना जाएगा। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, एक दूसरे से अकाट्य संबंध, यानी दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, फिर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। व्यक्ति अपने गुणों से अन्य को प्रभावित करता है और अन्य लोगों से प्रभावित होता है। अतः वर्तमान समय में व्यक्तित्व को मध्यवर्ती चर के रूप में माना जाता है, यानी मिडिल के रूप के अंदर इसको रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट तो जो था वह का अलग अलग भूमिकाओं को रखने वाला व्यक्ति होता है, और जो नवीन जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के अंतर्गत कह सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी जो उसके अंतर्गत गुण पाए जाते हैं उससे ये जुड़ा हुआ है। तो आधुनिक वाला हो गया। तो आधुनिक मत क्या कहता है? व्यक्तित्व और व्यक्तित्व दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन दोनों के अंतर्गत कह सकते हैं कि बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। मध्यवर्ती चरण मनोविज्ञान में सिद्ध हो चुका है कि जो उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया, उद्दीपक यानी स्टिमुलस देन रिस्पॉन्स जो है वह स्वतः नहीं हो जाता है, यानी ये जो क्रिया है वह अपना आप नहीं हो जाती है। उद्दीपक जो है वह संपूर्ण प्राणी को प्रभावित करता है, यानी कोई जो स्टिमुलस है यानी कोई लालच है वह पूरे के पूरे प्राणी को प्रभावित करता है, और वो कैसा बिहेवियर करेगा वह उद्दीपक और प्राणी दोनों का कार्य होता है। यानी किस परिस्थिति में, जैसे कि अगर हमने कहा कि सामने कोई जो व्यक्ति है जो कह सकते हैं कि हमारे सामने तलवार लेकर खड़ा है, तलवार लेकर खड़ा है या फिर लाठी लेकर खड़ा है, तो हम किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? उसको हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे या फिर कह सकते हैं हम उसके सामने जाकर उससे बड़ी सी लकड़ी लेकर या तलवार लेकर हम उससे झगड़ने का प्रयास करेंगे। तो रिस्पॉन्स क्या होगा ये जो है केवल और केवल स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं करता है। स्टिमुलस क्या था कि वह लालच, यानी उसको कह सकते हैं कि लड़ाई करने के लिए तैयार करने वाला जो स्टिमुलस हो वह भी यानी उसको उकसा भी रहा है, और उसके साथ साथ प्राणी यानी वह चाह रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति हमें उकसाता है लेकिन उकसाने के बाद हम हमेशा वही व्यवहार नहीं करते हैं कि जो हमें करना चाहिए, हम कई बार कह सकते हैं कि कंट्रोल भी रखते हैं। तो यहाँ पर
स्टिमुलस का भी काम है और स्टिमुलस के साथ साथ उस प्राणी का भी रोल रहता है जो उस स्टिमुलस को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि जब एक बच्चा भूखा होता है तो मिठाई के प्रति उसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है, किंतु वह तृप्त हो जाता है, यानी मिठाई देखते ही कह सकते हैं मुंह के अंतर्गत पानी आ जाता है, लेकिन वह फुल हो जाता है, तब इसकी प्रतिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में मध्यवर्ती चर के रूप में होते हैं जो व्यवहार को प्रभावित करके उसको निश्चित करते हैं। मध्यवर्ती चर की बात करते हैं कि वो सोचेगा, बुद्धि, अब कह सकते हैं तो प्रेरक कह सकते हैं कि प्रेरक का अर्थ होता है कि उसको उस कार्य को करने के लिए कितनी प्रेरणा मिल रही है। फिर है पूर्व अनुभव कि ज़्यादा मिठाई खाने के बाद समस्या होने से आती है। अभिवृत्ति यानी वो मिठाई को लेकर किस प्रकार का विचार रखता है। मानसिक सुझाव, किसी ने कह दिया होगा कि ज़्यादा मिठाई खाने से आपका पेट खराब हो सकता है, आपको कैविटी हो सकती है या फिर आपको सरकरा जैसे रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मध्यवर्ती चरों को मानकर व्यक्तित्व को स्पष्ट किया जाता है। आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत हम व्यक्तित्व के विभिन्न जो परिभाषा हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से दिए हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।